बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सवाल एक पूछा जा रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ वोलेटिलिटी की को एक्सप्लेन कर दें। तो ये रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से वोलेटिलिटी का मतलब होता है चेंज इन रिक्वायरमेंट्स के। जैसे जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कस्टमर की तरफ से बहुत ज़्यादा चेंज आने का चांस होता है, उसको वोलेटिलिटी कहा जा रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। तो उस चीज़ को देखा जाना चाहिए कि पहले से आपको ये परसीव करना चाहिए जब आप रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं कि देखें कि रिक्वायरमेंट्स कितनी चेंज हो सकती हैं, उनमें चांसेस कितने हैं, सिस्टम किस तरह का है, यूज़र का उसमें उसका बिजनेस की नेचर किस तरह चल रही है, उसका कंपटीशन कैसा है, यूज़र्स किस तरह के हैं। इन सारी चीज़ों की बुनियाद के ऊपर आप पहले से परसीव करने की कोशिश करते हैं, एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं कि ये चेंजेस किस तरह की हो सकती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर काबू पाने को प्रॉब्लम ऑफ वोलेटिलिटी कहा जाता है, या इस प्रॉब्लम को आपको एड्रेस करना होता है कि आप चेंज को पहले से देख रहे हो। तो रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंज आना बड़ा नॉर्मल फिनोमेना है, तो उस चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा होता है। होप यू आंसर द क्वेश्चन। और भाई आज का जो लेक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज से हमारे जो कंटेंट स्टार्ट हो रहे हैं दैट इज ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, और उसमें भी एनालिसिस मॉडल को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एनालिसिस मॉडल का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर टाइम टू टाइम देखते रहे हैं कि एनालिसिस मॉडल का मतलब ये है कि वी वांट टू कंडक्ट द एनालिसिस ऑफ द सिस्टम इन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड थ्री थिंग्स इन द एनालिसिस मॉडल। तीन चीज़ें हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, और वो चीज़ें तीन होती हैं कि हम डाटा डोमेन को या डाटा मॉडलिंग करना चाह रहे हैं, डाटा को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे सिस्टम के अंदर। फिर हम फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे कि काम सिस्टम के अंदर कौन कौन से हो रहे हैं जिसको हमने डेवलप करना है। और तीसरा बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, इसको हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे होते हैं। तो इन चीज़ों तीन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना या व्हाट के आंसर्स इन तीन डोमेन्स के अंदर ढूंढना कि क्या डाटा है, क्या फंक्शंस इस्तेमाल हो रहे हैं या हो रहे हैं, और तीसरा बिहेवियर किस तरह का सिस्टम का होता है जब वो सिस्टम चलता है। तो इन तीन चीज़ों को समझना और उसको एक खास पैराई के अंदर डेवलप करना, इस चीज़ को हम एनालिसिस मॉडल कह रहे होते हैं। और इसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे वो डाटा मॉडल से है। और डाटा मॉडल या डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए जो डायग्राम हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, फेमसली इट इज़ नोन एज ERD। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को बनाने पर हमारे सामने करंट सिस्टम डोमेन की जो डाटा की अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट हो जाती है। आपने साथ साथ चलना है जी, क्योंकि हम इसमें डायग्राम आएगी और डायग्राम को हम समझने के लिए हमें साथ साथ और वन बाई वन कॉन्सेप्ट्स को देखना पड़ेगा, और एट द एंड जाके फिर हम एक एग्जाम्पल के जरिए से पूरी डायग्राम डेवलप करके देखेंगे कि किस तरीके के साथ ये बनाई जाती है। अब ERD के अंदर एक चीज़, हर डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले इस चीज़ को आपके सामने बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये डायग्राम क्या करेगी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है। तो वही गोल है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को बनाने का मकसद हमारा क्या है कि इसको बनाने से जो डाटा डोमेन है करंट सिस्टम की वो हमें समझ आएगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो इसको अंडरस्टैंड करने, डाटा डोमेन को अंडरस्टैंड करने के लिए ERD बनाई जाएगी। अब सबसे पहले डायग्राम को बनाने से पहले या समझने के से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस डायग्राम को बनाने के लिए हम क्या क्या सिंबल्स या नोटेशंस यूज करते हैं ताकि हमको इस्तेमाल करके हम डायग्राम को बना सकें। तो इसके अंदर ERD के अंदर ये चार नोटेशंस हैं या एलिमेंट्स हैं या सिंबल्स हैं जिनको हम, या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके ये डायग्राम बना लेते हैं। इन चारों को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे, उसको देखते जाएं और नोट करते जाएं, और जहाँ पे कंफ्यूजन आए तो अपना माइक ऑन करके क्वेश्चंस आप कर सकेंगे। तो एंटिटी है जी, उसके बाद एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप्स होते हैं, फिर एंटिटीज़ के दरमियान कार्डिनैलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, फिर मॉडलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। इन चार चीज़ों को अगर आप एक सिस्टम डोमेन के लिहाज से मेंटेन कर लेते हैं तो ERD बन जाएगी। अब इन चार चीज़ों को हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एंटिटी। चलिए, एंटिटी को डिस्कस करने से पहले ये बताएं, और अपना माइक यूज कीजिएगा जो इसमें रिस्पांस देना चाहे,
कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लास। क्लास का कॉन्सेप्ट आप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है ये बताइए। जो बताना चाहे अपना माइक ऑन कर सकते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लास? जी माशाल्लाह आप सारे लोग जी जी। Can be a collection of fields or data members that collectively define one thing. जी जी बात पूरी कर लें। ऐसे इसमें मतलब जो क्लास होती है उसके फर्दर जो हम उसमें उसकी प्रॉपर्टीज जो डिफाइन करते हैं उनको हम मतलब वो क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकती है और किस किस तरह से परफॉर्म कर सकती है, हम जब उस सब को कंबाइन करते हैं किसी एक चीज़ के लिए तो उसे हम क्लास कहते हैं। अच्छा चलिए थोड़ा सा मैं शाबाश आपने बिल्कुल सही कहा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्लास। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप एक ऐसे छोटे से बच्चे को जो कि 8-9 साल का बच्चा है, उसने आपसे ये सवाल कर दिया है जी क्लास क्या होती है और उसको आप समझाना चाह रहे हैं, तो कैसे समझाएंगे, क्या बताएंगे उसे? सर एक बाउंड्री है, सिर्फ एक चार दीवारी है किसी चीज को दूसरे से सर डिस्टिंग्विश। फॉर एग्जाम्पल जी उमर पहले आप बता दें। सर एक बाउंड्री है सिंपल, एक जैसे चार दीवारी होती है किसी चीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए बाकियों से। चार दीवारी है, अच्छा चलिए उमर आप बताएं। सॉरी मेहताब। सर मैं बताऊं। ये मेहताब आप सर फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसके बैकएंड पे क्लास पड़ी होती है। वो क्लास असल में कलेक्शन होती है उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और जो जो बिहेवियर्स वो ऑब्जेक्ट शो करता है उन सब का मजमूआ होती है वो। तो जैसे कोई भी चीज़ आप दुनिया में ले लें, इंसान ले लें, कोई भी जो होती है बेजान चीज़ भी ले लें, तो उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ बिहेवियर्स होते हैं, तो उन चीज़ों का कलेक्शन क्लास होती है। अच्छा मेहताब इसमें जरा ये बताएं कि जैसे मैं कह रहा था कि हम एक बच्चे को बता रहे हैं, तो बच्चे को तो नहीं पता ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, बिहेवियर्स क्या चीज़ है, तो इसमें क्या चेंजेस हम करेंगे? आपने वैसे बिल्कुल सही बताया ऐसे ही, लेकिन ये क्या है जरा अगर बच्चे को समझाना हो तो फिर हम कैसे बताएंगे? सर बच्चे को पहले हम बताएंगे कि हर चीज़ होती है वो ऑब्जेक्ट ही होती है, जो भी चीज़ हमें नज़र आती है तो हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ तो होती हैं। तो हम उसको ऐसे ही समझाएंगे कि जी हर चीज़ की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होती है और उसके कुछ बिहेवियर्स होते हैं। तो अगर इन दोनों की चीज़ों की इसको समझ आ जाती है तो फिर उसको क्लास की भी समझ आ जाएगी। और जी कोई बताना चाहे, कोई रिस्पॉन्स देना चाहे? अच्छा जी यहाँ पे अब वापस आते हैं एंटिटी की तरफ। तो यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट एंटिटी का इस्तेमाल करते हैं ईआरडी के अंदर, ये सेम कॉन्सेप्ट वही क्लास का होता है, इसीलिए आपसे पूछा गया ये क्लास क्या चीज होती है। और यहाँ पे देखिए एंटिटी की डेफिनेशन जो लिखी हुई है कि समथिंग दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड दैट विल बी मैनिपुलेटेड विद इन द सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर आर द सिस्टम। सिंपल कॉन्सेप्ट जो होता है ना जी एंटिटी का, वो ये है कि कोई भी दुनिया के अंदर चीज जिसको सर्टन एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज की बुनियाद के ऊपर पहचाना जा सके, उसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा सके, दैट इज एंटिटी। जैसे नीचे दो आपको एंटिटीज नजर आ रही है, ये सिंबल भी है, यहाँ से आप देख सकते हैं जिसकी सिंबल क्या होती है, और दो एग्जांपल्स भी दी गई है, कस्टमर की दी गई है, एक आइटम्स की दी गई है। इट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम कि उसके अंदर अगर ये कस्टमर आता है तो उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उसका नाम होगा, उसकी कुछ इंटेंशन होगी, उसका बिहेवियर होगा। इस तरह आइटम्स हैं, उसका कुछ डाटा, उसका नाम होगा, उसकी टाइप होगी, उसकी प्राइस होगी। तो जब ये चीज़ें हम इकट्ठी करते हैं, जैसे आइटम के लिहाज से हम कह रहे हैं कि उसका एक नाम है, उसकी एक टाइप है, उसकी एक प्राइस है, तो ये चीज़ें मिल के हमारे सामने एक खास कॉन्सेप्ट डेवलप करता है कि ये आइटम्स की तरह की चीज़ होगी।
या यानी कि अगर मैं ये कहूँ तो आप मेरा ख्याल है कि ये बड़ी आसानी के साथ पहचान सकेंगे कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, कि किसके बारे में बात कर रहा हूँ, किस एंटिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। कि मैं कहता हूँ कि हमारी इस दुनिया के अंदर एक कॉलेज है जनाब, उसका नाम PUCIT है। उसके अंदर एक ऐसी एंटिटी पाई जाती है जिसका एक रोल नंबर होता है, उसकी एक क्लास होती है, उसका एक सेमेस्टर होता है, उसका एक एड्रेस होता है। तो आपके ज़हन के अंदर फौरी तौर पे यहाँ एक कॉन्सेप्ट डेवलप होना होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टूडेंट ऑफ PUCIT। या मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज़ पाई जाती है जो एक कॉलेज है PUCIT, उसके अंदर वो पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को इंतहा का तंग करते हैं। और आजकल के ज़माने के अंदर जिसमें स्पेशल कंडीशन चल रही हैं, वबा चल रही है, उसमें भी वो स्टूडेंट को बख्श नहीं रहे हैं। तो ये बख्श नहीं रहे हैं, जैसे मैं कहूँगा आपके जहन में फौरी तौर पर क्या आ जाएगा कि ये PUCIT का कोई टीचर की एंटिटी की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे सामने कुछ प्रॉपर्टीज को हम इकट्ठा कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को इकट्ठा करते हैं और खास किस्म का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, तो दैट इज नोन एज एंटिटी। उसको हम एंटिटी कहते हैं। और यहाँ पे ERD के अंदर एंटिटी के का जो हमारे पास सिंबल होता है, ये आपको नजर आ रहा है। इस तरह से रेक्टेंगल होती है, उसके 2 हिस्से होते हैं, ऊपर उसका नाम आ रहा होता है और दूसरे हिस्से के अंदर उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं या डाटा आइटम्स कहते हैं, उनको वहाँ पे मेंटेन किया जाता है। ये जो डाटा आइटम्स होते हैं ये सिस्टम के लिहाज से होंगे, हर पर्टिकुलर सिस्टम के लिहाज से उस एंटिटी के ये एट्रीब्यूट्स बेशुमार हो सकते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे लिखते हैं या जो मेंटेन करते हैं वो होते हैं जो रिलेटेड होते हैं, जो उस वक्त के करंट सिस्टम के लिहाज से होंगे। जैसे आप स्टूडेंट के लिखते हैं तो स्टूडेंट को आपको देखना होगा कि वो PUCIT का है, जो गवर्नमेंट कॉलेज का है या एजुकेशन यूनिवर्सिटी का है या किस इदारे का है, उस इदारे के अंदर उस एंटिटी या स्टूडेंट के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स मेंटेन किए जाते हैं, आप सिर्फ उनको लिखेंगे, वो आपके रिलेटेड होंगे, उनकी बुनियाद के ऊपर वो वाली एंटिटी बनेगी और वो वाला कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटिटी। अब इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है, बल्कि हम वापस क्लास की तरफ जाते हैं और दोबारा आपसे पूछते हैं, क्लास का कॉन्सेप्ट तो आपने डिफाइन कर दिया, अब ये बताएं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट, तो व्हाट इज द डिफरेंस आर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू क्लास। ये जो बताना चाहे माइक ऑन कर सकते हैं। जी आयशा, ये इंस्टेंस क्या होता है? एलेबोरेट जरा करें, इसे एक्सप्लेन करें कि ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्या चीज होती है। जी शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जितने जिन्होंने रिस्पांस दिया है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस है, यूज ऑफ क्लास इन रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन है। अच्छा, टेक्निकल डिटेल्स में बात करना जाएं अभी के सॉफ्टवेयर के अंदर या हम डेवलपमेंट के अंदर क्या करते हैं, अभी जनरल लाइफ के कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि जनरल लाइफ के ऊपर हम इन कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं। तो जैसे अभी ये डिस्कस हम कर रहे थे, एग्जांपल्स के लिए कस्टमर को ले रहे हैं, तो अगर हम कस्टमर में कहते हैं कि एक कस्टमर है, उसका नाम अली है और वो जनाब एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के अंदर जाके वहां से घी खरीदना चाह रहा है या चावल खरीदना चाह रहा है या ऑयल खरीदना चाह रहा है या सोप खरीदना चाह रहा है। तो अब जरा देखें कि ये इस कॉन्सेप्ट जो कि कस्टमर का एक एंटिटी के लेवल के ऊपर एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर हमने रियल टाइम की कुछ वैल्यूज ऐड कर दी हैं, उसका नाम ऐड कर दिया है, उसकी इंटेंशन पर्टिकुलर उस पर्सन की इंटेंशन ऐड कर दी है, उसके वहां पे जो आइटम्स वो खरीदना चाह रहा है उसको ऐड कर दिया है। तो ये असल में उस एंटिटी का एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन बन गई है एंड दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। और हियर विद रेफरेंस टू एंटिटी इट इज नोन एज इंस्टेंस। ERD के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट जो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आप क्लास में यूज करते हैं, यहाँ पे वो इंस्टेंस कहलाता है। ये कॉन्टेक्स्ट नोट कर लें, ये टेक्निकल डिफरेंस यहाँ कह लें कि रिलेशनशिप है जो कि वोकैबुलरी के लिहाज से यूज किया जाता है कि जब हम क्लास की बात करते हैं तो उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज किया जाता है।
और जब हम एंटिटी का वर्ड यूज करते हैं तो उसके साथ उसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यूज जो होती हैं उसको इंस्टेंस कहा जाता है। तो हम ERD में जब भी एंटिटी की बात करेंगे तो एंटिटी के साथ हम इंस्टेंस, उसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इंस्टेंस का वर्ड यूज कर रहे होंगे। तो एंटिटी के साथ हमारे पास जो आती है वो इंस्टेंस के लिहाज से चीजें आ रही होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक स्टूडेंट का इंस्टेंस नजर आ रहा है कि क्रिएट किया गया है कि स्टूडेंट है वो जैन अली है, उसका ID फॉर एग्जांपल ये है, उसका नाम ये है, उसका सेमेस्टर 4th है, उसका मोबाइल नंबर ये है। तो ये एक स्टूडेंट के एंटिटी का इंस्टेंस क्रिएट कर दिया गया। यू आर पर्सन्स, आप सारे लोग जो हैं आप स्टूडेंट हैं, और आप सारे लोगों का जो पर्टिकुलर वैल्यूज आ रही हैं, एट्रीब्यूट्स का डाटा आता है, उसको लिहाज से आप लोगों की प्रेजेंटेशन कर दी जाए तो आप सारे के सारे इंस्टेंस हैं किसके? स्टूडेंट के। मैं या हम जो है टीचर्स जो हैं, हम सारे के सारे फिजिकल लेवल के ऊपर हमारा जो पर्टिकुलर डाटा है उसके लिहाज से देखा जाए तो हम सारे के सारे इंस्टेंस हैं टीचर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंस और एट्रीब्यूट्स। तो जो अब हम फिजिकल वैल्यूज ले लेते हैं या फिजिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी एंटिटी के, तो वो इंस्टेंस कहलाता है। तो ये था कॉन्सेप्ट एंटिटी। इसके बाद जनाब सेकंड हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रिलेशनशिप का, यहाँ एलिमेंट आता है रिलेशनशिप। कि दो एंटिटीज के दरमियान जब वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनके दरमियान कोई ना कोई एक रिलेशनशिप पाया जाता है, उसकी एक इंटेंशन पाई जाती है, उनके दरमियान एक कनेक्टेडनेस की टाइप पाई जाती है कि वो आपस में जब कनेक्ट होती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, तो वो किसी न किसी एक खास मकसद के लिए कर रही होती हैं, और उस मकसद को हम रिलेशनशिप कहते हैं। ERD के अंदर जो नोटेशंस हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर रिलेशनशिप को इस डायमंड की शक्ल के अंदर दिखाया जाता है, और इस डायमंड के अंदर उस रिलेशनशिप को एक वर्ब की शक्ल के अंदर हम लिखते हैं और एक तरह का एक सेंटेंस बन जाता है। जैसे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के अंदर कस्टमर और आइटम्स की एंटिटीज जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उनकी नॉर्मल जो इंटरेक्शन की टाइप होती है या कनेक्टेडनेस की टाइप होती है, दैट इज सिलेक्ट्स। ये देखिए एक फिक्रा बन रहा है, सेंटेंस बन रहा है कि कस्टमर सिलेक्ट्स आइटम। तो यहाँ से बड़ा वाज़ेह तौर पर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि कस्टमर और आइटम्स की एंटिटीज जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो व्हाट विल बी द इंटेंशन, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ कनेक्टेडनेस, वो आपस में किस तरह से कनेक्ट कर रही होती है। तो हमने करंट सिस्टम को देखना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, और इनके दरमियान, एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जा रहा होता है उसको इस वर्ब फ्रेज की शक्ल के अंदर यहाँ पे मेंटेन कर देना होता है, और इस चीज़ को अपने दिन में रखना है कि ये एक डायमंड की शक्ल के अंदर मेंटेन किया जाता है। सो दिस इज द रिलेशनशिप। ये हमारे पास दूसरे इसकी नोटेशन आ जाती है। उसके बाद ना तीसरी है, यहाँ पर बड़ा साथ आपने ध्यान के साथ चलना है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन आती हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इन चीज़ों को बड़ा ध्यान के साथ आप देखना है आपने कि दो एंटिटीज के दरमियान कार्डिनैलिटी को हम देखते हैं। तीसरी नोटेशन है कार्डिनैलिटी की, कि दो एंटिटीज के दरमियान कार्डिनैलिटी को हमें देखना होता है। आई थिंक सो कि आप लोग ये डेटाबेस का सब्जेक्ट साथ साथ पढ़ रहे हैं और वहाँ पर भी ये चीज़ें आई होंगी, तो उनको आपने सेपरेट रखना है। वहाँ पे चीज़ें कुछ और तरह से हैं, यहाँ पे कुछ और तरह से हैं, और बहुत सारी चीज़ें सेम भी होंगी, लेकिन चीज़ों दोनों का कॉन्टेक्स्ट को आपने अलग अलग रखना है। यहाँ पे हम ये वाला काम कर रहे हैं एनालिसिस फेज में, जहाँ पे डाटा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डेटाबेस के अंदर आप इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं टू डिज़ाइन द डेटाबेस, वहाँ पे डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए आप यूज़ करते हैं। तो गोल डिफरेंट है, चीज़ें सिमिलर भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती है। और कहीं कार्डिनैलिटी क्या होती है? कार्डिनैलिटी होती है कि अगर एक, अब ध्यान से जरा सुनिएगा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंस। अब हम इंस्टेंस की बात करेंगे, यहाँ क्लास के रेफरेंस से ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे होंगे। कि कार्डिनैलिटी का मतलब ये होता है कि अगर किसी एक एंटिटी का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो एंटिटी पड़ी हुई है उसके कितने इंस्टेंस क्रिएट होते हैं करंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट के लिहाज से। करंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट के लिहाज से अगर किसी एक एंटिटी का इंस्टेंस क्रिएट होता है तो उसके अगेंस्ट जो एंटिटी पड़ी हुई है उसके कितने इंस्टेंस क्रिएट होते हैं। हमारे पास नॉर्मल तौर पे दो ऑप्शंस होती हैं। अगर एक इंस्टेंस क्रिएट होता है किसी एंटिटी का तो उसके अगेंस्ट जो एंटिटी पड़ी हुई होती है या तो उसके बहुत सारे इंस्टेंस क्रिएट हो सकते हैं या सिर्फ एक इंस्टेंस क्रिएट हो सकता है।
इन दो चीजों में से हमने सिलेक्ट करना होता है, देखना होता है कि करंट सिस्टम में इन दोनों में से कौन सी चीज चल रही है। जैसे नीचे एग्जाम्पल को देखें, दो एंटिटीज हैं, कस्टमर और आइटम्स, इनकी कार्डिनैलिटी हम ये करना चाह रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा तरीकाकार क्या होता है और इसको आपने फॉलो करना है, वरना कंफ्यूजन आती है। हमने दोनों एंटिटीज की एक दूसरे के लिहाज से कार्डिनैलिटी मेजर करनी है। तो मेजर करने के लिए पहला काम ये करेंगे कि हमने जिसकी सबसे पहले जिसको फोकस कर रहे हैं, फर्ज करें हम सबसे पहले आइटम की कार्डिनैलिटी को मेजर करना चाह रहे हैं, डिटरमिन करना चाह रहे हैं। तो अगर आइटम्स की अगर आप कार्डिनैलिटी डिटरमिन करना चाह रहे हैं तो यू विल गो टूवर्ड्स दी अदर एंटिटी, जो उसके अगेंस्ट पड़ी हुई है उसकी तरफ जाएंगे और फर्ज करेंगे कि कस्टमर का एक इंस्टेंस क्रिएट होता है, एक इंस्टेंस क्रिएट होता है। तो अब अगर इंस्टेंस कस्टमर का एक इंस्टेंस होता है तो एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के अंदर वो कितने आइटम खरीद सकता है एक ही टाइम के ऊपर? एक कस्टमर जब एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में जाता है तो एक ही आइटम खरीद सकता है या बहुत सारे खरीद सकता है? तो नॉर्मली हम देखते हैं कि वो बहुत सारे खरीद सकता है। तो वो बहुत सारे खरीद सकता है तो वो क्या चीज है? वो मैनी है। मैनी को हम इस शक्ल के अंदर दिखाते हैं, इसको कहते हैं क्रोफुट सिंबल। ये तीन इसके सिरे निकले हुए हैं, तो इन तीन सिरे को इस तरह से हम दिखा देते हैं। तो इस तरफ से देखते हुए, कस्टमर की तरफ से देखते हुए आइटम्स के ऊपर ये सिंबल लगा देते हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के अंदर एक कस्टमर का इंस्टेंस क्रिएट होगा या आएगा तो वो बहुत सारे आइटम्स खरीद सकता है। तो ये इस कस्टमर की तरफ से आते हुए हमने आइटम्स की कार्डिनैलिटी को मेजर कर लिया, डिटरमिन कर लिया। तो इसकी मैनी की कार्डिनैलिटी है। अब हम कस्टमर की मेजर करना चाह रहे हैं, डिटरमिन करना चाह रहे हैं। तो अब हम आइटम की तरफ आएंगे और फर्ज करेंगे कि आइटम का एक इंस्टेंस क्रिएट होता है, आइटम का एक इंस्टेंस क्रिएट होता है। तो जब उसका एक फिजिकल इंस्टेंस क्रिएट हुआ है या पड़ा हुआ है वहां पे, तो उसको कितने कस्टमर खरीद सकते हैं? उसको एक ही खरीद सकता है। तो उसको हम फिर इस तरह से एक छोटी सी लाइन लगाते हैं, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस तरह से हम कार्डिनैलिटी को डिटरमिन कर लेते हैं। अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा? अगर हम कस्टमर की तरफ से पढ़ते हैं तो कार्डिनैलिटी क्या है? 1 to many। और अगर आइटम्स की तरफ से पढ़ते हैं तो ये कार्डिनैलिटी क्या है? many to 1। तो इस चीज कॉन्सेप्ट को हम कार्डिनैलिटी कह रहे होते हैं। तो कार्डिनैलिटी क्या है कि किसी भी एक एंटिटी की कार्डिनैलिटी से मुराद ये होता है कि अगर उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया जाए तो उसके अगेंस्ट जो एंटिटी पड़ी हुई है उसके कितने इंस्टेंस क्रिएट हो सकते हैं। एक हो सकता है या बहुत सारे हो सकते हैं। दैट इज नोन एज कार्डिनैलिटी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनैलिटी। जी क्लियर हुआ है जी कार्डिनैलिटी का कॉन्सेप्ट? अगर कोई किसी को कंफ्यूजन आ रही है या क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। जी रिस्पांस दीजिएगा चैट रूम में। कार्डिनैलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है जी? तो ये भी बताएंगे कि आपने डेटाबेस के अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, ये एंटिटी का, कार्डिनैलिटी का, मोडालिटी का, रिलेशनशिप का? ये फिर तो इनको समझना आपके लिए काफी आसान हो रहा होगा। ओके जी आगे चलते हैं जी। ये होगी कार्डिनैलिटी। अब इसके बाद हम देखेंगे जी मोडालिटी। मोडालिटी क्या चीज होती है? मोडालिटी के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर किसी एक एंटिटी का इंस्टेंस क्रिएट होता है तो उसके अगेंस्ट जो एंटिटी पड़ी हुई है उसका इंस्टेंस क्रिएट होना जरूरी है या जरूरी नहीं, मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। तो कार्डिनैलिटी का जो सिंबल्स हैं वो एडजेसेंट टू एंटिटीज होते हैं और कार्डिनैलिटी के बाद जो सिंबल्स हम यूज करते हैं वो हमारे पास मोडालिटी के होते हैं। अब जब भी हमने मैंडेटरी को दिखाना होगा तो ये हम स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे, छोटी सी स्ट्रेट लाइन आफ्टर द सिंबल्स ऑफ कार्डिनैलिटी। और जब हमने ऑप्शनल को दिखाना होगा तो ये एक छोटा सा सर्कल हम यूज करेंगे, तो ये ऑप्शनल को दिखा रहा होगा। अब इनकी डिटर्मिनेशन जो होती है मोडालिटी की वही तरीकाकार होगा जो हमने कार्डिनैलिटी के अंदर देखा है। नीचे एग्जाम्पल को देखें कि फर्ज करें कि हम आइटम की मोडालिटी को देखना चाह रहे हैं
तो हम कस्टमर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे फर्ज करेंगे कि कस्टमर का अगर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के अंदर एक इंस्टेंस क्रिएट होता है तो परचेजेस के रिलेशनशिप के लिहाज से क्या आइटम का इंस्टेंस क्रिएट होना जरूरी है? कस्टमर है, फर्ज करें कि वो एक आइटम खरीदना चाह रहा है, वो आइटम जो है वो फर्ज करें कि एक सोप है, साबुन है, उसका एक इंस्टेंस वहां पे क्रिएट हुआ। अब देखिए कस्टमर जब भी आए उस पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के अंदर और वो परचेज करना चाह रहा है, साबुन को परचेज करना है और पर्टिकुलर साबुन जो है वो सिलेक्ट वहां पे करता है, तो इसका मतलब है कि वो वहां पे होना जरूरी है या नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। आप पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के अंदर हम देखते हैं तो हमने वहां पे रियल सेंस के अंदर जाकर देखना होगा कि वहां पे पोजीशन क्या होती है। नॉर्मल पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के अंदर जाके अगर हम देखें तो ये जरूरी नहीं होता कि जो ये कस्टमर जो चीज खरीदना चाह रहा है वो वहां पे पड़ी हुई होगी। ये भी हो सकता है कि वहां पे पड़ी होती है लेकिन उस वक्त जब कस्टमर गया है तो वहां पे वो चीज खत्म हो चुकी है। नॉर्मली इस चीज को ओवरकम किया जाता है, लेकिन एक ऑप्शन तो हो सकती है कि कस्टमर एक चीज लेने के लिए जाता है लेकिन उनके पास नहीं है, लेकिन नॉर्मली होती भी है। तो इसका मतलब है कि वहां पे ऑप्शन आ रही है, तो ऑप्शन को दिखाने के लिए क्या दिखा दिया गया है, यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लगा दिया गया है, which is showing that it is not necessary that a customer wants to purchase a item and that item must be there। तो ये इस चीज को शो कर रहा है। लेकिन एक दूसरा सिस्टम हो सकता है उसके अंदर आप बना रहे हैं और वहां पे उन्होंने इस तरह से सिस्टम डेवलप कर दिया है और कंडीशन लगा दी है, ये कभी हो ही नहीं सकता कि कस्टमर वो चीज खरीदने के लिए आए और वहां पे ना हो, वो हमेशा होगी। तो फिर यहाँ पे आपको कौन सा सिंबल लगाना पड़ेगा, फिर मैंडेटरी का लगाना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लगानी पड़ेगी जैसे ये लगी हुई है। तो कस्टमर की तरफ से फर्ज करें इस सिस्टम के अंदर ऑप्शनल है कि आइटम हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो हमने इसको यहाँ पे इस तरह लगा दिया। अब ये कस्टमर की तरफ से आइटम की मोडेलिटी डिटरमिन होगी। अब हमने करनी है कस्टमर की, तो कस्टमर की मोडेलिटी को डिटरमिन करने के लिए वेयर वी विल गो टुवर्ड्स ये आइटम्स। हम फर्ज करेंगे कि आइटम का एक इंस्टेंस क्रिएट होता है विद इंटेंशन ऑफ परचेज। तो एक आइटम का अगर इंस्टेंस क्रिएट होकर वहां पे पड़ा हुआ है और वो परचेज होता है तो उसके अगेंस्ट कस्टमर का होना जरूरी है कि नहीं है? Definitely it is mandatory, the customer must be there if a item is purchased। अगर एक आइटम परचेज किया गया है तो जाहिर है कि उसका कस्टमर का होना जरूरी है। तो वहां पे हमने क्या चीज लगा दी, ये एक स्ट्रेट लाइन लगा दी छोटी सी, जिसके लिहाज से ये चीज यहाँ पे डिटरमिन हो गई कि इट इज नेसेसरी टू हैव द क्रिएशन ऑफ इंस्टेंस कस्टमर अगेंस्ट आइटम। सो इन दिस वे वी कैन हैव द मोडेलिटी। ये जनाब चार चीजें थी जो कि हम एक ईआरडी को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी? एंटिटी, उसके बाद रिलेशनशिप, उसके बाद कार्डिनैलिटी और उसके बाद मोडेलिटी। ये चार चीजें अगर आप मेंटेन कर लें तो आपके सामने एक ईआरडी बन जाती है। सर ये आखिरी वाला जरा दोबारा समझा दो, मोडेलिटी। जी मोडेलिटी के दोबारा देख लें। मोडेलिटी से मुराद ये होती है कि जब भी किसी एक एंटिटी का इंस्टेंस क्रिएट होता है तो उसके अगेंस्ट जो एंटिटी पड़ी हुई है उसका इंस्टेंस क्रिएट होना लाजमी है या ऑप्शनल। इसको एक और एंगल के साथ देखें, एक और एग्जांपल के साथ देखें कि फर्ज करें कि एक ये है सेल पर्सन है, उसका काम है जनाब इनवॉइस को जनरेट करना। जैसे आप देख लें, इसको मेट्रो को देखें या आप ये एम्पोरियम को देखें तो वहाँ पे मल्टीपल पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगे हुए होते हैं और सेल पर्सन बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ पे अगर एक सेल पर्सन बैठा हुआ है और उसने इनवॉइस जनरेट करनी है तो क्या ये जरूरी है कि वो सारा दिन बैठा रहे, कि वो सारे दिन के अंदर कोई इनवॉइस जनरेट करे, या कोई ऐसा भी चांस हो सकता है कि वो सारा दिन बैठा रहे और उसके पास कोई भी सेल पर्सन ना? एक सेल पर्सन है, वो इनवॉइसेस जनरेट करने की उसकी ड्यूटी लगी हुई है, यानी कि इनवॉइसेस की एंटिटी है और सेल पर्सन की एंटिटी है, और इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है कि सेल पर्सन जनरेट्स इनवॉइस। तो उनके दरमियान मोडेलिटी क्या हो सकती है? अगर सेल पर्सन को देखें कि सेल पर्सन अगर सारा दिन बैठता है तो क्या वो ये जरूरी है कि वो कम से कम एक इनवॉइस जनरेट करे सारा दिन के अंदर, या कोई ऐसा चांस भी हो सकता है वो सारा दिन बैठा रहे और उसके पास एक भी कस्टमर ही ना आए, वो सारे कस्टमर जो है वो बाकी सारे लोगों के पास, बाकी सेल पर्सन के पास जाएं, उसके पास जाएं कोई ना। इट कैन हैपन। तो फिर वहां पे कौन सी मोडेलिटी आई? ऑप्शनल। लेकिन अगर आप हमारे सामने अभी हम देख रहे थे कि कस्टमर एक आइटम है वो वहां पे रखा गया है, वो परचेज कर लिया गया है, तो जब परचेज कर लिया गया है तो जाहिर है वो कस्टमर होगा तो किया गया होगा ना।
तो इसका मतलब है कि जब एक परचेज हो जाती है आइटम इस रिलेशनशिप के साथ आती है, तो इट इज नेसेसरी, इट इज मैंडेटरी टू हैव अ कस्टमर अगेंस्ट दैट आइटम। तो वहां पे फिर कौन सी मोडेलिटी होगी? मैंडेटरी। ये मजीद आपको क्लियर हो जाएगा, अभी हम एग्जाम्पल करते हैं तो उसके अंदर पूरी ईआरडी बनती है, तो मजीद आपको क्लियर होगा, क्योंकि हमने तमाम एंटिटीज की मोडेलिटी को डिटरमाइन करना होगा। तो बल्कि डायरेक्टली वहीं पे चलते हैं। ये आपके सामने एक एग्जांपल आ रही है, केस स्टडी आ रही है, टेक सम टाइम, 1 मिनट इसको लें, जरा पढ़ें। आपने अभी सिर्फ पहले स्टेप के ऊपर सिर्फ एक काम करना है, एक तो ये है कि इसको पढ़ के समझना है कि इसमें क्या कहा गया है, और काम सिर्फ आपने एक करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई दी एंटिटीज। सिर्फ आपने एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर एंटिटीज क्या हैं। एंटिटीज क्या होती हैं, उसके लिए गाइडलाइन सुन लें कि जब इस तरह आपके सामने एक स्टडी आती है या स्कोप आता है किसी केस स्टडी का, तो नॉर्मली तौर पे जो नाउन्स होते हैं, दोज आर दी कैंडिडेट एंटिटीज। वो कैंडिडेट एंटिटीज होती हैं जो नाउन्स आ रहे होते हैं। फिर उन नाउन्स की लिस्ट बनाने के बाद आपने रिलेटेड एंटिटीज जो कि सिस्टम के लिहाज से होती हैं, जिसको आप बनाने चाह रहे होते हैं, मेंटेन करना चाह रहे होते हैं, सिर्फ उनको वहां से निकाल लेते हैं। अब देखें यहाँ पे बहुत सारे आपको नाउन्स नजर आएंगे, लेकिन एट द एंड जाके आप देखेंगे कि वो जो उन नाउन में से सिर्फ 3 ऐसी चीजें निकलेंगी जो कि एंटिटीज की शक्ल के अंदर यहाँ पे हमें जरूरी होंगी। वो वाली सिर्फ 3 एंटिटीज निकलेंगी जिनको हमें मेंटेन करने की जरूरत होगी। तो टेक टाइम, 1 मिनट लें जरा, इसको पढ़ें और अपने पास नोट करें कि व्हाट आर दी एंटिटीज व्हिच मस्ट बी नीड टू मेंटेन फॉर दिस केस स्टडी। और जो करते चले जाएं वो चैट रूम के अंदर अपनी जो फाइनल एंटिटीज की लिस्ट है वो शेयर करें। शाबाश जी, वेरी गुड, सही डायरेक्शन में सारे चल रहे हैं। शाबाश।
इसका मतलब ये हुआ जी, जो आप लोगों ने शेयर किया है, रिस्पांस दिया है, तो हमारे पास मेन जो एंटिटीज हैं वो 3 आ रही हैं। उसमें एम्प्लॉई है, पीसीज हैं और सॉफ्टवेयर पैकेज। जो पीसी एसोसिएट है दैट इज द नेम ऑफ द कंपनी, तो उसके लिए ही तो हमें ये डाटा मेंटेन करना है। तो वो एंटिटी लाजमी तौर पे है, एज एंटिटी वो कैंडिडेट एंटिटी के तौर पर मौजूद है, लेकिन उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी ये तीनों जब हम मेंटेन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली तौर पे पीसी एसोसिएट के लिहाज से चीजें वैसे मेंटेन हो जाएंगी। तो 3 हमारे पास एंटिटीज जो हैं वो इसके अंदर बन रही हैं, पीसी, एम्प्लॉयज और सॉफ्टवेयर पैकेज। तो इसको जरा अगर हम देखें इसकी ईआरडी किस तरह की बनेगी, तो ये इसकी ईआरडी बनेगी। और इसको जरा समझिएगा, जरा मेरे साथ साथ चलिएगा, उसके बाद अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए तो आप जरूर पूछिएगा। हम एक साइड से चलते हैं, पहले तो ये देख लेंगे 3 एंटिटीज हैं, एम्प्लॉई है, पीसी है, सॉफ्टवेयर पैकेज। तो ये 3 एंटिटीज सबसे पहले आप इसको मेंटेन कर लें। उसके बाद देखिए कि किसका किसके साथ रिलेशनशिप बन रहा है, यानी सेकंड पॉइंट जो आएगा यहाँ पे, सेकंड स्टेप आएगा, दैट इज टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज। तो एम्प्लॉई और पीसी के दरमियान जो केस स्टडी है उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो एम्प्लॉई जो है वो पीसी को ऑन करते हैं। और अगेन यहाँ पे अगर ये एक चीज को ये बड़ा क्लियरली समझिएगा, बाज़ बात केस स्टडीज के अंदर क्योंकि वो छोटी केस स्टडीज की शक्ल में प्रिसाइज लिखी जाती हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। पार्शल हो सकती है, ओपन एंडेड हो सकती है, जिसके अंदर कन्फ्यूजन ध्यान में आ सकती है कि ये इस तरह भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये कन्फ्यूजन आ सकती है कि एम्प्लॉय पीसी को यूज करते हैं या ऑन करते हैं। यूज करना और ऑन करने में फर्क है। जैसे आप लोग पीयूसीआईटी के अंदर लैब्स के अंदर कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, आपका और पीसीज का पीयूसीआईटी के अंदर जो रिलेशनशिप है वो यूज करने का है। लेकिन हम टीचर्स का पीसीज के साथ जो हमारे ऑफिस में पड़े हुए हैं उनके अंदर रिलेशनशिप ओन्स का है। हम ओन करते हैं, हमारे नाम के ऊपर वो इशू किए गए हैं, हमें ओनरशिप दी गई है उन सिस्टम्स की जो हमारे ऑफिस के अंदर पड़े हुए हैं, तो वो रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। तो इस चीज को क्लियर करना पड़ता है। अगर क्लियर ना हो रहा हो केस स्टडी में, तो फिर आप क्या करते हैं, यू टेक दी अजम्पशन। आप अपने तौर पे अजम्पशन देते हैं और लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट कर देते हैं, अजम्पशन का एक हेड बनाते हैं और उसके अंदर आप मेंशन कर देते हैं कि हाउ यू आर टेकिंग दैट रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 एंटिटीज। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, एक जगह पे वो यूजर्स वर्ड यूज करता है और एक जगह पे ओन का वर्ड यूज करता है। आप दोबारा देखिएगा तो आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे हम उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे अजम्पशन का एक हेड बना सकते हैं और वहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज देयर आर बोथ थिंग कैन हैपन, बट टू कंक्लूड द थिंग we take this concept as that employee owns the PC। तो यहाँ पे उसको आपने कंक्लूड कर दिया। अब एम्प्लॉई और पीसी के दरमियान रिलेशनशिप हमने लगा दिया ओन्स का, तो इनका डिटरमिन हो गया। पीसी और सॉफ्टवेयर पैकेज के दरमियान रिलेशनशिप क्या आएगा कि पीसी जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर पैकेज को कंटेन करते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेज से हमारा ये सॉफ्टवेयर हैं जो एप्लीकेशन उसके ऊपर इंस्टॉल हुई होती हैं किसी एक पीसी के ऊपर, तो वो सारे के सारे एक पीसी जो है वो कंटेन कर रहा होता है, तो हमने कंटेन्स का रिलेशनशिप लगा दिया। तो ये रिलेशनशिप का एम्प्लॉई और सॉफ्टवेयर पैकेज का डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं होता, उनके दरमियान पीसी होता है जिनके जरिए से वो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली तौर पे आ जाता है। इस वजह से एम्प्लॉई और सॉफ्टवेयर पैकेज का डायरेक्ट रिलेशनशिप हम यहाँ पे नहीं दिखाते। तो ये हमारे पास दूसरा स्टेप हो गया कि वी हैव डिटरमाइंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन द एंटिटीज। तीसरा स्टेप आ जाएगा हमें कार्डिनैलिटी को डिटरमाइन करना है। तो हम एक साइड से शुरू करेंगे 1v1 और सारी कार्डिनैलिटीज जो है वो डिटरमाइन हो जाएंगी। सबसे पहले एम्प्लॉई और पीसी के दरमियान सिर्फ देखें। अब अगर हमने पीसी की करनी है कार्डिनैलिटी डिटरमाइन करनी है तो वी विल गो टुवर्ड्स एम्प्लॉई एंड वी विल सपोज दैट वन इंस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय इज क्रिएटेड। तो अगर एक एम्प्लॉय का इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है तो उसके अगेंस्ट पीसी होगा, तो अगेन क्योंकि ऑनरशिप आ रही है तो लाजमी होगा। तो हमने यहाँ पे ये स्टेट लाइन लगा दी। लेकिन अगर देखें एक दूसरा केस हो सकता है किसी एक और सिस्टम के अंदर, जैसे पीयूसीआईटी के अंदर जितने एम्प्लॉयज होते हैं सबको पीसी नहीं दिया जाता। आप देखें एक जो अटेंडेंट है उसको पीसी की कोई जरूरत नहीं है, एक जो गार्ड है उसको पीसी की कोई, एक क्लर्क है जो उसका काम सिर्फ मैनुअल काम करने का है उसको पीसी नहीं दिया जाएगा। तो फिर अगर वो वाला केस आएगा तो फिर यहाँ पे ये स्टेट लाइन में इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल, सॉरी गलत हो गया, दोबारा से सुने। कार्डिनैलिटी से ये है कि हमने ये डिटरमिन करना है कि एक इंस्टेंस के अगेंस्ट कितने इंस्टेंस क्रिएट होते हैं।
तो फर्ज करें कि कंडीशन ये लगी हुई है और अजम्पशन ये है कि एक एम्प्लॉई अगर ऑन करता है तो वो एक ही पीसी ऑन करता है, एक से ज्यादा नहीं कर सकता, तो हम यहाँ पे ये 1 की कार्डिनलिटी यहाँ पे शो करेंगे, तो इसको यहाँ करते हैं। लेकिन फर्ज करें कि ऐसा कंडीशन किसी दूसरे सिस्टम में हो सकती है जहाँ पे बहुत सारे एक एम्प्लॉई को एक से ज्यादा दिए जा सकते हैं, तो ये यहाँ पे क्रो फुट आ जाएगा, दूसरी सिंबल आ जाएगी, इस तरह की सिंबल आ जाएगी, उसके जरिए से शो करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम फर्ज कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज, if the ownership is there, only one PC will be given to a employee, so the cardinality is 1. तो employee की तरफ से देखते हुए हमने PC की cardinality डिटरमिन कर ली। अब PC की तरफ से देखते हुए हम employee की डिटरमिन करेंगे। तो PC का अगर एक इंस्टेंस क्रिएट होता है तो उसके अगेंस्ट employee एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि एक इंस्टेंस के अगेंस्ट एक ही employee आ सकता है। तो ये 1 की cardinality आ गई। तो दिस इज द cardinality फॉर employee एंड PC। अब इन्हीं के दोनों के दरमियान मॉडलिटी को भी देख लेते हैं कि अगर एम्प्लॉय का एक इंस्टेंस क्रिएट होता है तो उसके अगेंस्ट पीसी का एक इंस्टेंस क्रिएट होना जरूरी है विद द ओनरशिप या ओन्स रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये चीज अज्यूम की गई है, यहाँ इस तरह से इसको लिया गया है कि जब भी कोई एम्प्लॉय आएगा तो वहां उसको पीसी जरूर दिया जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। अगर दूसरा केस है जिसके अंदर क्लियरली नजर आ रहा है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो फिर ऑप्शनल आएगा, फिर छोटा सा सर्कल लगा दिया जाएगा। अब ये डिटरमिन हो गया पीसी की। अब हमने एम्प्लॉय की करनी है, तो पीसी का अगर एक इंस्टेंस क्रिएट होता है तो एम्प्लॉय का इंस्टेंस क्रिएट होना जरूरी है। तो हमने कहा जी यहाँ पे भी जरूरी है, तो एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। तो ये इसकी डिटर्मिनेशन हो गई। अब आए जरा पीसी और सॉफ्टवेयर पैकेज के दरमियान। पहले देखते हैं जी कार्डिनलिटी, और वो भी सॉफ्टवेयर पैकेज की डिटरमिन करते हैं। तो उसके लिए हम पीसी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर पीसी का एक इंस्टेंस क्रिएट होता है तो उस पर सॉफ्टवेयर पैकेज कितने हो सकते हैं, बेशुमार हो सकते हैं। तो हमने कार्डिनलिटी क्या, मैनी की लगा दी। अब पीसी की डिटरमिन करनी है, तो एक सॉफ्टवेयर पैकेज का इंस्टेंस अगर क्रिएट होता है तो वो कितने पीसीज के ऊपर इंस्टॉल हो सकता है या उसकी कंटेनमेंट जा सकती है, वो एक ही पीसी के ऊपर जा सकती है। तो लिहाजा हमने यहाँ पे कार्डिनलिटी 1 की शो करी। अब मॉडलिटी को देखें, तो मॉडलिटी के लिए अगर हमने सॉफ्टवेयर पैकेज की मॉडलिटी को देखना है तो हम पीसी की तरफ जाएंगे। तो अगर पीसी का एक इंस्टेंस क्रिएट होता है तो उस पर सॉफ्टवेयर पैकेज होना जरूरी है, डेफिनेटली होना जरूरी है। उसके बगैर तो उसका काम ही नहीं है, एम्प्लॉय यूज ही नहीं कर सकेंगे। लिहाजा हमने ये स्ट्रेट लाइन लगा दी। तो इसका मतलब है मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज अगेंस्ट पीसी। अब सॉफ्टवेयर पैकेज की तरफ जाएंगे फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द पीसी मॉडलिटी। तो अगर एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, उसने इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है, तो ज़ाहिर पीसी होगा तो इंस्टेंस क्रिएट होगा। तो इट इज अगेन मैंडेटरी टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ पीसी। तो ये इस तरह से जनाब ये चारों चीजें जो हैं वो इस केस स्टडी के लिए जनरेट कर दी गई एंड दिस इज ईआरडी फॉर पीसी। सर एक बार और 2 बार में क्या फर्क है? 2 लाइन और 1 लाइन। 1 लाइन 2 लाइन क्या मुराद, क्या ले रहे हैं आप? भाई जैसे ये पीसी और ऑन के दरमियान जो ये 2 लाइन लगी हुई है, मतलब वर्टिकल, इसमें कोई डिफरेंस है? जैसे ये वर्टिकली लगी हुई है, तो अगर ये एक हो तो कोई एक लाइन और 2 लाइन होने से कोई फर्क पड़ता है? इनकी, ये मैं जिसकी तरफ इस पर इशारा कर रहा हूँ इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, इसी। इसको समझ ले, ये जो पहली लाइन लगती है ना, जो एंटिटी के बिल्कुल साथ है, एडजेसेंट है, ये पहली लाइन लगती है। इस तरह यहाँ पे ये वाली लाइन है जो कि एंटिटी के साथ है। इस तरह से ये क्रो फुट सिंबल है जो कि ये एंटिटी के साथ लगी हुई है। इस तरह यहाँ पे ये पहली लाइन लगी हुई है इस एंटिटी। ये पहली जो लाइन है एडजेसेंट टू दी एंटिटीज लगी होती हैं, इट शोज दी कार्डिनलिटी, ये कार्डिनलिटी को शो करती हैं। और इन पहली लाइनों के बाद जो लाइनें लगी हुई हैं, सिंबल्स लगी हुई हैं, दैट शोज दी मोडेलिटी, वो मोडेलिटी को शो करती हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ जी? यस सर। बस ये पूछना है कि मोडेलिटी में अगर 1 लाइन हो और 2 लाइंस हो तो वो फर्क होता है कोई? नहीं, एक एंटिटी के साथ मोडेलिटी के लिए एक ही लाइन लगी हुई होगी या ये छोटा सा सर्कल लगा होगा। जैसे ये हमने पहले देखा, ये बताया, ये सर्कल लगा हुआ होगा या ये वाली लाइन लगी हुई होगी। अगर ये लाइन लगी हुई है इसका मतलब है मैंडेटरी मोडेलिटी है, और अगर ये सर्कल लगा हुआ है छोटा सा तो इसका मतलब है ऑप्शनल मोडेलिटी है।
और अगर ये वाली आप पहली लाइन को देखते हैं तो ये दिखाता है 1 की कार्डिनैलिटी को, और अगर ये क्रो फुट लगा हुआ है तो ये मैनी की कार्डिनैलिटी को शो करता है। ये चीज क्लियर कर ले, वरना ये वो कंफ्यूजन हमेशा रहेगी। जो ये सिंबल्स एंटिटी के साथ लगी हुई, ये नीचे देखिए जरा, ये जो सिंबल्स लगी हुई है एंटिटी के साथ, ये कार्डिनैलिटी को शो करती है। और अगर ये स्टेट सिंगल लगी हुई है तो ये 1 की कार्डिनैलिटी है, और अगर ये क्रो फुट लगा हुआ है तो ये मैनी की कार्डिनैलिटी है। इसके बाद जो सिंबल्स लगती हैं इसके साथ वो है मोडेलिटी की। अगर तो ये छोटा सा सर्कल लगा हुआ है तो ये ऑप्शनल मोडेलिटी है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, ये वाली जिस तरह लगी हुई है, आफ्टर द कार्डिनैलिटी सिंबल इट शोज द मैंडेटरी मोडेलिटी। ओके सर। इसको इसी तरह से आपने समझना है, वरना कंफ्यूजन रहेगी। बल्कि इसकी अभी आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं, अभी पता लगता है कि आपको इसकी कितनी समझ आई है। ये तो हो गया जी पीसी एसोसिएट की ईआरडी। अब आपके सामने एक और केस स्टडी आने लगी है, जरा उसकी ईआरडी खुद बनाए टेक टाइम, और उसकी जरा इसी तरह से जैसे पीसी एसोसिएट की हमने बनाई है इसी तरह से ईआरडी जरा बना के चेक करें, और अभी उसका सोल्यूशन भी आपके सामने आएगा, तो उसको कंपेयर कीजिएगा कि आप किस तरह से देखते हैं। ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मशहूर ज़माना जिसको हम बार बार हमारे सामने आते हैं, ये उसकी केस स्टडी का स्कोप है। इसको पढ़ें जी, इससे एंटिटीज आइडेंटिफाई करें, उनके रिलेशनशिप्स लगाएं, मोडालिटी लगाएं, ऑर्डिनरिटी लगाएं, देखें क्या अंडरस्टैंडिंग आती है। ये स्क्रीन सबको नजर आ रही है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के स्कोप की, केस स्टडी की? ये चैट रूम में जरा रिस्पॉन्स दे दीजिएगा। थैंक यू। अब थोड़ा सा और गौर करें, जरा दोबारा से इसको पढ़ें और समझें। कस्टमर की डेफिनेटली है, आइटम्स की भी आएगी, और भी होंगी, जरा चेक करें। एडमिन नाम की तो कोई एंटिटी नहीं है इसमें, अपनी तरफ से नहीं आपने फर्ज करनी की, ये ज़हन में रखें। जो स्कोप आपको दिया गया आपने उसी के अंदर रहना है, वहां पे देखें क्या चीज़ है। और ये एडमिन वाली बात के लिहाज से ना एक और पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करें। वी आर एट द मोमेंट एट द लेवल ऑफ एनालिसिस। जो करंट सिस्टम है ना, सिर्फ आपने वो फोकस रखना है, सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना। अभी एक करंट सिस्टम चल रहा है, सिर्फ वहां तक रहें कि वहां पे चीजें क्या पड़ी हुई हैं और वहां पे डाटा की अंडरस्टैंडिंग क्या है।
शाबाश आयशा, आयशा आपने बिल्कुल सही, यही 4 एंटिटीज बनती हैं। यही कि बाकी जो हैं वो एंटिटीज तो हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, बट वो ऑटोमेटिकली तौर पे इन चारों के या तो एट्रीब्यूट्स बनते हैं या वो रिलेटेड नहीं बनते हैं। तो ये 4 एंटिटीज बनती हैं जी, कस्टमर है, आइटम्स हैं, सेल्स पर्सन है, इनवॉइसेस हैं। ये 4 एंटिटीज हैं जो कि सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के अंदर, वहां से आपको और भी सिस्टम यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन वो हमारे रिलेटेड इस वक्त नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं हम जो कि हमारे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के रिलेटेड है, जो उसका सिस्टम जो स्कोप दिया गया है उसके रिलेटेड। तो ये 4 एंटिटीज बनती हैं जी, कस्टमर, आइटम्स, सेल्स पर्सन और इनवॉइसेस। इनको लें जी, और इनके लिहाज से इनके पहले रिलेशनशिप्स डिटरमिन करें, फिर इनकी कार्डिनलिटी और मॉडलिटी दें। अगर मैं आपके सामने सोल्यूशन रखने लगा हूँ, जितना जितना आपने काम किया है उसको जरा कंपेयर करें, और जहाँ पे आपको कंफ्यूजन आती है या आप उस पर आपकी रिजर्वेशन है, तो आस्क द क्वेश्चन बाय टर्निंग योर माइक ऑन। ये देखें जी, ये इसकी ईआरडी है। ये सबको सोल्यूशन नजर आ रहा है जी? ओके सर। सर क्वेश्चन था। जी जी कुछ।
सर आइटम के बाद सेल्स पर्सन नहीं आएगा, यहाँ पे वॉइस लिखा हुआ, तो पहले तो आइटम सेल्स पर्सन के पास आएगा, फिर सेल्स पर्सन वॉइस जनरेट करेगा। दोबारा रिपीट कीजिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर ये जो आपने डायग्राम डिस्प्ले की हुई है, इसमें आइटम्स के बाद इनवॉइस आ रहा है कि आइटम कंटेन्स इनवॉइस, तो अब मैं पूछना चाह रही हूँ कि इसमें इस तरह नहीं होगा कि आइटम्स के बाद आए कि लाइक आइटम बॉट टू सेल्स पर्सन, और फिर सेल्स पर्सन के बाद आए कि सेल्स पर्सन जनरेट्स इनवॉइस। नहीं, आप चले गए हैं वो रियल टाइम के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं वो किस तरह से मूव हो रही हैं, आप मूवमेंट की तरफ से दे रही हैं। यहाँ पे हमने सिस्टम मेंटेनेंस की बात करनी है कि सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मेंटेन डाटा के लिहाज से किस तरह से। यहाँ सीक्वेंस नहीं होता, ये ज़हन में रखिएगा। सीक्वेंस नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ द डाटा, तो वो किस तरीके के साथ है। मैं जरा एक दफ़ा इसका फ्लो आपको चला देता हूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे क्लियर हो जाएंगी। देखिए इसमें ये क्या है कि सबसे पहले देखें कस्टमर और आइटम की एंटिटीज हैं, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है कि कस्टमर आइटम्स को सिलेक्ट करता है। अब इनके दरमियान कस्टमर आया, उसने सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट करने के बाद उनकी कार्डिनलिटी को देखें कि अगर एक कस्टमर का इंस्टेंस आता है तो वो बहुत सारी आइटम्स खरीद सकता है, तो हमने यहाँ पे मैनी की कार्डिनलिटी दिखा दी। एक आइटम का अगर इंस्टेंस क्रिएट होता है तो उसके अगेंस्ट कस्टमर एक ही होगा। कोई भी आइटम का एक इंस्टेंस अगर क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट बनता है किसी एक आइटम का, तो डायरेक्ट उसको सिर्फ एक कस्टमर ही पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में खरीदता है, तो वो 1 की कार्डिनलिटी आ गई। अब मॉडलिटी की बात करते हैं, तो अगर कस्टमर का एक इंस्टेंस क्रिएट होता है तो उसके अगेंस्ट आइटम्स का होना जरूरी नहीं है। जब भी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, तो वहां पे हो सकता है वो चीज खत्म हुई है, तो उसको हमने ऑप्शनल की शक्ल के अंदर दिखा दिया। लेकिन अगर एक आइटम का इंस्टेंस क्रिएट होता है और कस्टमर उसको सिलेक्ट करता है, करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, तो अगेन यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, उसको पसंद ही ना है, उसने पहले देखा, देखने के बाद उसको पसंद नहीं है, उसने वापस रख दी। तो अगेन ऑप्शनल इज देयर, इंस्टेंस क्रिएट एक आइटम पड़ा हुआ हो, एक सिलेक्शन के अंदर वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर वहां पे आपने नेसेसरी कर दिया तो फिर यहाँ पे आप स्टेट लगा सकते हैं, अगर वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट उस तरह की। तो इस तरह से कस्टमर और आइटम्स के दरमियान ये चीजें आ गई। अब देखें कि इनवॉइस है और आइटम है, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप आता है कि एक इनवॉइस कंटेन करती है आइटम्स को। तो एक इनवॉइस का अगर इंस्टेंस क्रिएट होता है तो उसमें बहुत सारे आइटम्स आ सकते हैं, तो हमने वहां पे मैनी की कार्डिनलिटी लगा दी। एक आइटम का अगर इंस्टेंस क्रिएट होता है तो वो किसी एक इनवॉइस का हिस्सा बन सकता है, मल्टीपल इनवॉइसेस का हिस्सा नहीं बन सकता। आप हम देख सकते हैं कि एक आइटम का इंस्टेंस क्रिएट होता है तो वो किसी एक इनवॉइस का हिस्सा होगा, तो हमने वहां पे 1 की कार्डिनलिटी लगा दी। अब मॉडलिटी की तरफ देखते हैं। इनवॉइस की मॉडलिटी अगर हम देखें तो आपने ऑप्शनल रखी हुई है। एक आइटम का इंस्टेंस क्रिएट होता है तो वो इनवॉइस के अंदर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे हमने ऑप्शनल उसको रखा हुआ है, तो वो उसके अंदर हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर एक आइटम, क्योंकि जब तक वो उसकी इनवॉइस बनती है उसके अंदर जाता नहीं है, रखते नहीं है, उस वक्त तक नहीं आ सकता। अगर वो नेसेसरी आपने रखा हुआ, यहाँ पे सपोज किया गया नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर नेसेसरी सपोज कर लिया गया है या है ही इस तरह से है, तो फिर यहाँ पे मैंडेटरी कहा सकता है। तो अजम्पशंस के ऊपर ये बहुत सारी चीज चल रही होती है। आप अजम्पशन उस तरह की लेंगे तो फिर वो ठीक हो जाता है। यहाँ पे क्या लिया गया है कि ऑप्शनल हो सकता है। अब आइटम की तरफ आते हैं, आइटम की डिटरमिन करते हैं। तो एक इनवॉइस है तो उसके अंदर आइटम का होना जरूरी है, उसके बगैर तो इनवॉइस बनती ही नहीं है, उसको इनवॉइस कहा ही नहीं जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो मैंडेटरी की कार्डिनलिटी लगा दी गई। अब तीसरी यहाँ भी हमारे पास ऑप्शन नेक्स्ट में आ गया सेल पर्सन और इनवॉइस के दरमियान। तो अगर एक सेल पर्सन है, पहले कार्डिनलिटी को देखिए, एक सेल पर्सन है तो वो बहुत सारी इनवॉइसेस जनरेट कर सकता है, वहां पे मैनी आ गई। एक इनवॉइस का इंस्टेंस क्रिएट होता है तो उसके अगेंस्ट सेल पर्सन एक ही होगा। एक इनवॉइस अगर जनरेट होती है तो उसको एक ही सेल पर्सन करेगा, मल्टीपल तो करते ही नहीं है, एक ही करता है। तो हमने वहां पे 1 की कार्डिनलिटी लगा दी। अब मॉडलिटी को देखें, एक सेल पर्सन है, उसके वो सारा दिन बैठा रहता है, कोई भी उसके पास पर्सन नहीं आता, कोई कस्टमर नहीं आता है, तो ज़ाहिर है कोई इनवॉइस जनरेट नहीं करेगा, और आता है तो कर भी लेगा, तो लिहाजा हमने यहाँ पे ऑप्शनल रख लिया। एक इनवॉइस आती है तो उसके लिए सेल पर्सन का होना जरूरी है, तो वहां पे हमने मैंडेटरी की लगा कार्डिनलिटी लगा। तो अब जरा देखें कि सिस्टम में कोई चीज कमी तो नहीं है। जरा देखें, जिस तरह आपका क्वेश्चन आया था तो उसको जरा देखें कि अब यहाँ पे वो सारा फ्लो भी अगर आप देखना चाहें, एक्सपेक्ट करना चाहें, तो वो हो सकता है कि कस्टमर आता है, चीजों को सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करने के बाद सेल पर्सन जो है के पास लेके आता है। लेकिन यहाँ पे वो आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन जो होती है ना, इस पॉइंट को जरा नोट भी कर लें और समझ भी लें। ह्यूमन बीइंग की जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है आपस में, वो आप सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से कभी नहीं दिखाते। वजह क्या है
इनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन कभी भी ऑटोमेटेड सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगी। ऑटोमेटेड सिस्टम का हिस्सा वो चीज बनेगी जिनके दरमियान ये सिस्टम आएगा, इसके जरिए से वो चीज होगी। तो यहाँ पे हम अज्यूम जब भी इंटरेक्शन आए ह्यूमन बीइंग की आपस के अंदर या सिस्टम्स, एक्सटर्नल सिस्टम्स की आपस के अंदर, तो उसको आपने दिखाना होता है विद रेफरेंस और विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिस्टम। डायरेक्ट इंटरेक्शन कभी नहीं दिखाते, उसका फायदा कोई नहीं होता। इनके दिखा देंगे तो वो ओवर बर्डन होगा, इंटरेक्शन चल रही है लेकिन क्योंकि उस चीज को कभी ऑटोमेट नहीं किया जा सकता। कस्टमर अपनी चीजें लेके सेल पर्सन के पास जाता है, उसको कभी आप ऑटोमेट नहीं कर सकते। तो उसको जब जिस चीज को ऑटोमेट ही नहीं करना, हमने सिस्टम का अल्टीमेटली हिस्सा ही नहीं बनाना, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली तौर पे इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी कि कस्टमर ने आइटम सेलेक्ट की, वो इसके पास पहुंच गई। पहुंचने के बाद इसने उसके लिहाज से इनवॉइस जनरेट कर दी, जिसके अंदर कौन सी चीजें होंगी, ये सिलेक्टेड आइटम्स होंगी बाय द कस्टमर। तो वो यहाँ से वो रेफरेंस इसके साथ जनरेट हो गया कि आइटम की सिलेक्टेड आइटम यहाँ पे आई, वो कंटेन की गई इनवॉइस के अंदर, सेल पर्सन ने उसकी इनवॉइस जनरेट कर दी। इनवॉइस जनरेट करने के बाद अब कैश की हैंडलिंग की भी देखें, उसको भी आप ऑटोमेट नहीं कर सकते। कस्टमर कैश देता है, सेल पर्सन को चीजें लेके चला जाता है, ये चीज कभी ऑटोमेट नहीं की जाएगी, वो चीज चली जाएगी। हाँ, अगर कैश के जरिए से नहीं हो रही है बल्कि आप क्रेडिट कार्ड के जरिए से या डेबिट कार्ड के जरिए से पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर जरा देखें, फिर चेंज आ जाएगी। फिर यहाँ पे ये वाली चीज नहीं आएगी, फिर यहाँ पे एक और एंटिटी आ जाएगी जिसको क्या कहेंगे हम, बैंक और कार्ड मैनेजमेंट। फिर उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको इसके अंदर लेके आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ कैश को ले रहे थे तो वो उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेट होनी ही नहीं, वो तो इसी तरह से मैनुअली ही चल रही है। अब बताएं जनाब, अब मजीद कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन है। जी अवैस, कुछ आसानी हुई है? अच्छा जी, ये स्लाइड्स में आपको सेंड करूंगा। इसके ये आखिर में आपके होमवर्क के लिए केस स्टडी है, इसकी ERD आपने नेक्स्ट लेक्चर में बना के लेके आनी है। यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। जो फॉर्मल लेक्चर है जी वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो ज़रूर जनाब पूछ सकता है। 11:20 तक मैं अवेलेबल होंगे और इस लेक्चर का लिंक और स्लाइड्स हैं वो आपको सेंड कर दी जाएंगे।